डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कोयटा में अफसोसनाक आज वाक़या पेश आया है जिसकी सदर, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत की जानिब से शदीद अल्फाज से मज़म्मत की गई है, जबकि वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। देखिए जी, मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 3-4 मामला जो हैं ये कांस्टेंट हैं और ये पाकिस्तान के नहीं हैं, ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ये 3-4 या 5 बुनियादी इश्यूज पे अगर रियासतें तवज्जो रखें, मुल्क तवज्जो रखें तो वो बड़ी हद तक इस ये जो ग्लोबल केओस है इस वक्त उससे वो निकलेंगे। नंबर 1 उसमें एक तो ये है कि टेररिज्म, अच्छा दूसरा सोशल अनरेस्ट, तीसरा ये है कि फॉरेन पॉलिसी, चौथा ये है कि आपके जो है वो इकोनॉमी, ठीक है, और आपने कैसे इसमें मुल्कों ने आगे चलना है। अच्छा, अब ये 4-5 मामला हैं, बाकी सारे जो हैं ये फ्रोई मामला हैं, ठीक है ना, कि जो किसकी क्या, ये मैंने कल जो बात की थी रियासती इश्यूज हैं, जो मैंने कल भी बात की थी और पहले भी मैं बात करता रहा हूँ। और ये जो बात है ना जो मैंने कल कही थी कि ट्रंप के आने की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो खान साहब के मामला जो हैं वो, या तहरीक इंसाफ के मामला, ये उससे पहले से मामला जो हैं वो चल रहे हैं और उसमें जो है वो पहले से एक बातचीत चल रही है और वो बातचीत जो है वो ये देखें पब्लिक डोमेन में जब आती है ना चीज़ें, तो पब्लिक डोमेन में आने के बाद जो है वो फिर एक ज़ाहिर है कि डिस्कशन उस पर शुरू हो जाता है। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब 2007 जनवरी या फरवरी 2007 में मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की कि जी मुलाकात हो रही है दुबई में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी और मुशर्रफ साहब की मुलाकात हो रही है। तो उस वक्त शौकत अजीज साहब जो है वो मुझे बाद में कहते हैं, वो सारी उनकी काबीना बैठे हुए, कहा क्या ये कैसे हो रहा है, ये क्या कैसे ये वाकई हो रहा है। अच्छा, शेख रशीद साहब उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे गालिबन, या शायद वज़ीर रेलवे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो वो थोड़ा सा वो बात इशारों कराए में करते रहते थे कि जी वो 2 गोल आगे 1 गोल पीछे कोई बात चल रही है वगैरह वगैरह। अच्छा, लेकिन ये है कि और इसी तरह से तो जब बात होना, ना ये कोई डील होती है, ना ये कोई आप समझें कि कोई जो है वो, यानी ये एक अच्छा है कि सारे जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपस में बैठें और कुछ बुनियादी इश्यूज के ऊपर वो बातचीत करें। जब खान साहब का दौर था तो उस वक्त भी मैंने उनसे कहते शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, तो वो बातचीत चल रही थी, तो मैं उसके कोई आपके पास इंडिकेटर आ रहे होते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि इस लेवल पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। और मैं खान साहब से एक ही, जब वो इफ्तार में थे तो बड़ी हैरत हुई, उनको भी हैरत हुई और मैंने ऑन एयर भी जब ये बात की तो बड़े लोगों को बड़ी हैरत हुई कि जब मैंने खान साहब से कहा कि यार वो, इन्होंने कहा कि वो एसी वेसी का मसला है, तो जरदारी साहब को वाकई वो हाइपोग्लाइसेमिक थे और मैं जरदारी साहब से जाके जेल में मिलके उनको तबीयत पूछ कराया और तबीयत पूछ के वापस आके मैंने खान साहब को बताया आके, और जरदारी साहब को, क्योंकि मुझे पता था उनका हार्ट का इशू है, तो कहती है तुम जरदारी साहब से मिले हो। मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता यार, आप वो जो है वो हकूक हैं, जो कैद में भी लोग मौजूद हैं उनके हकूक हैं, और जरदारी साहब के अलग मामला, लेकिन उनको जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है हार्ट की, जो आप समझते हो कि वाकई कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि उनकी सेहत के हवाले से उनको इजाज़त नहीं देती, और मैं जैसी कभी जानता हूँ कि ओपन हार्ट हुई। अच्छा, तो ये जब मुझे बताया ना कि खान साहब को इल्म था कि ये पीडीएम के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं इल्म था। मुझे बताएं कि सुबह जो है वो परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शहबाज साहब को इल्म था 2007 में कि कोई बातचीत हो रही है। अब इशू ये है कि अगर बातचीत है और हो रही है तो बहुत अच्छा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है, आप तो उसमें एक तरह से बातचीत भी हो रही है, मतलब है कि अब तरामीम के ऊपर भी कोई खास वो, यानी इशू ये सारा कि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क में वापस आई तो एक प्रॉपर एनआरओ हुआ था, ठीक है, एक एनआरओ रिटर्न हुआ था और उसमें जो है वो तो हो गया था एनआरओ। और उसके बाद चौधरी शाह साहब कहते हैं, परवेज़ इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ में थे, तो वो कहते हैं कि जी हमें तो आके बताया गया कि जी हाँ इलेक्शन ही नहीं है, अगला आपका आप घर बैठे, तो वो हो गया था मामला तय। इसी तरह से जो है वो अभी मियाँ साहब आए कुछ अर्से पहले, पहले भी मियाँ साहब वापस आए, तो ये इसमें कोई यू टर्न या कोई ऐसी बात नहीं है। रियासत के मामला जो होते हैं वो बड़े बहुत, और अब मैं आपको बताऊं आने वाले दिनों में ये मुस्लिम लीग नून के लोग भी बात कर रहे होंगे। शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो आप देखें उनके मुंह से कभी उनकी जुबान से कुछ सख्त बात नहीं निकली, वो बड़े नरम धीमे अंदाज में बात करते हैं।
और इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसमें से भी लोग आएंगे और आगे आने वाले दिनों के अंदर वो एक मफाहमत की बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इश्यू जो है वो फाइनेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, इशू जो है वो सोशल अनरेस्ट है। और ये जो कल में औरंगजेब साहब ने बात की कि जी बड़ी बदकिस्मती है, उन्होंने कहा कि जी निचकारी नहीं हो सकी पीआईए की, ये सब, तो वो जाहिर से वो एक इशू है बहुत बड़ा। और आपने बैलेंसिंग एक्ट कैसे लेके चलना है चाइना के साथ, और ये दहशतगर्दी ऊपर से, ये देखे ना ये कितना अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैं तो ये इसमें यानी ये इस्लामाबाद की तरफ यलगार और बाकी बातें और ये वो सियासी, इसको पॉलिटिकल अंदाज में लेना चाहिए और इसको ये किसी के ना इस वक्त फायदे में, बल्कि मैंने तो तहरीक इंसाफ के लोगों से ये भी बात की, संजीदा जाहिर है इसी में से इमर्ज होंगे जो संजीदा लोग हैं। और बाकी तो ये है कि लड़ाई और मार कुटाई, बाकी जो बात है ना कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अगर सियासत हम याद करें 90 की दिहाई में, तो वो तो किस तरह के इल्जाम, आज जैसी बात हो रही है कि तालिबान को बसा दिया ला के, तो उस जमाने में आपको याद है क्या इल्जाम था नवाज शरीफ साहब के ऊपर, पीपल्स पार्टी का क्या इल्जाम होता था, किस शख्सियत को सपोर्ट माली फराहम होती है। तो ये छोड़ दें, ये बात आप छोड़ दें, और ये बात जो है ना कि वो सबका मुल्क है, सबको एक साथ चलना है। और ये जब मामला तय होते हैं, वो ये किस लेवल पे होते हैं, इसमें पूरी अदालतें फारिग हो जाती हैं। मैं आपको ये बताऊं, पूरी अदालत की पूरे सिस्टम फारिग हो जाते हैं। या देखें ना, ये जो अदलिया वाली तहरीक थी जी, तो जब ये कामयाब हुआ मामला, तो उसके नतीजे में पूरी अदालत, एक अदालत क्रॉस फायर में आ गई, जो ये अब्दुल हमीद डोगर साहब की थी, पूरी अदालत धड़म करके, और वो तलाश हो रही थी। मैं ये अपने 22-23 साल का तजर्बा आपको बताऊं, जितना देखा है मैंने, कि कुछ अरसे में तो ये तलाश हो रही होती है ना कि जो जज तलाश करो पीसीओ वाले कौन है, फिर थोड़े अरसे के बाद तलाश हो रही होती है कि वो तलाश करो जो जिन्होंने पीसीओ पे हलफ नहीं उठाया, फिर वो उनको बिठाए। तो ये जो है ना रियासत के इश्यूज, वो वक्त के लिहाज से, मामलात के लिहाज से, देखें सूबे के अंदर 2 सूबों में इस वक्त जो है वो हमारे एक बलोचिस्तान है, और बलोचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब को, और मेरा ख्याल है कि मालिक बलोच साहब को, बाकी लोग जो भी सिस्टम में बहुत सारे लोग, सरफराज मुफ्ती साहब बड़े यानी अच्छे मुनासिब आदमी है, तो इन सब लोगों को एक वहाँ बैठना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई साहब को भी शामिल होना चाहिए। सारे लोगों को ये दहशतगर्दी का मामला देखें कि कैसे इससे निपटना है रियासती इदारों के साथ, और ये क्वेटा में इस तरह से होना, और ये बाकी मामला। और इसी तरह से जो फाइनेंस का मामला है, वो बात अपनी जगह, बिल्कुल मैं उस पर काम हूँ कि जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अब औरंगजेब साहब बड़े जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त बात सारी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एफबीआर को, भाई एफबीआर में नीचे अब तनख्वाहदार लोगों पे कब तक, अरे एलीट कैप्चर तो सारा इस अरेंजमेंट का। और ये अरेंजमेंट जब मैं बात करता हूँ ना अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, तो उसमें पीटीआई को भी शामिल करें ना। पीटीआई के लोग जो है वो मतलब कैसे, मतलब है कि वो भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इधर उधर सारे खिसक गए, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और लेकिन ये है कि विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। और अब देखें इसमें जो है वो, जब मैं बात करता हूँ ना, अब यानी डार साहब के मिसाल को, इसाक डार साहब, तो डार साहब जो है वो, उन्होंने भी सख्त बात करते, वो बयानात में उन्होंने भी बड़ी एक मजहम सी गुफ्तगू वो करते हैं तहरीक इंसाफ के बारे में। और अभी मैंने आपसे और कहा ना, बहुत सारे और लोग हैं जो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, कि कोई बैकडोर मामलात अच्छे होने चाहिए सबको, इसको कोई डील भी नहीं कहना चाहिए। ये डील थी तो फिर मियाँ साहब भी तो वापस आए ना, तो वो क्या था, तो मतलब और भी तो पार्टियां, तो कैसे आप रियासत के साथ है ना। अब उसमें एक तबका जो है वो तो बिल्कुल उसका तो ये होता है कि हर वक्त लड़ जाओ, मर जाओ, सर फाड़ दो एक दूसरे के, क्योंकि वो चल इसी पे रहा होता है ना, उनका खेल इसी पे चल रहा होता है। ये नहीं, हम देखें, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा एक खास मौकफ है कि जी ये करप्शन इस दौर में हुई और ऐसे नहीं हुई, लेकिन जब उनकी बात हुई, मैंने एक ही काम कहा खान साहब को जाके, और बल्कि लोग बड़े परेशान हो गए। मरियम औरंगजेब साहिबा का मुझे मैसेज आया, उसे शायद तक अब्बासी साहब भी जेल में थे इत्तेफाक से, और उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के में थे प्रॉपरली, तो मरियम औरंगजेब साहब से मेरा रब्ता हुआ, और उन्होंने कहा कि जी वो बिल्कुल आपका मैसेज आगे पहुंचे। तो बहुत सारी बातें हो रही होती हैं पस मंजर में। असल बात यह है कि इसमें जो है वो जो रियासत के इश्यूज हैं,
अगर उसमें कोई बेहतरी आती है, अब ज़ाहिर है दुनिया के लेवल पे देखिए ना, ट्रंप आ गया। अब ट्रंप ये सारा का सारा जो है, ये ट्रंप के आने से नहीं, ट्रंप के आने से उसमें एक्सेलरेशन ज़रूर आ गई कि भई वो पाकिस्तान के अंदर जो भी सिनेरियो है पूरा, तो उस पूरे सिनेरियो में जो है वो ट्रंप को ज़ाहिर है कि ट्रंप तो वहाँ पर तो इस वक़्त एक बड़ी अनसर्टेनिटी, और पूरी दुनिया अपने आप को रियलाइन कर रही है कि एक मिनट भाई, कैसे बाइडेन को बाइडेन ज़ामिया जो है, यानी वो कैसे हम उनके साथ डील करते थे और थिंक टैंक्स के साथ डील करते थे, और अभी ट्रंप के साथ कैसे, तो पूरी दुनिया के अंदर एक तब्दीली आई है। तो मेरा ख्याल से आज अगर लबो लहजा आप गौर करें, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी तब्दील हुआ है मुख्तलिफ हवालों से। वो हुकूमत के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं अब, और वो ज़ाहिर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, और वो 45-47 इस हद तक वो रहते हैं, इससे ज़्यादा वो बात नहीं करते। और ठीक है, मुनासिब है, उनकी काफ़ी लोगों की बेल्स वगैरह भी हो रही हैं, ज़मानतें भी हो रही हैं, और केपी के अंदर जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर 2 ही इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस ग्राउंड पे हैं। एक तहरीक इंसाफ है और दूसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, और इन दोनों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पिछले दिनों जब जिरगा हुआ था, और उस जिरगे में ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, और उसमें गवर्नर साहब भी थे। तो सब लोग जो है मेरे ख्याल से मुल्क सबका है, और कुछ इश्यूज से वो निकलें, प्रो इश्यूज से, और आगे की तरफ चलें। और ये जो बात है ना कि जो औरंगजेब साहब कह रहे हैं, ये उस वक्त तक मामला हल नहीं हो सकता जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ना हो। अच्छा, दूसरी जो मैं सिर्फ इसमें एक बात ऐड करूं कि लोग एक मोमेंटम में जा रहे होते हैं ना, तो वो फिर मोमेंटम में वो फंस जाते हैं बीच में जाके। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे कि मतलब जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो वापस आई 2007 में, तो एक बड़ी मुश्किल सूरत-हाल पैदा हो गई थी, क्योंकि एमक्यूएम के साथ ये तय हुआ था कि उन्होंने साथ चलना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो फिर उसके नतीजे में एमक्यूएम की तरफ से एक बात हुई, और वो बात जो है वो ये थी कि मरहूम जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब को बाहर रखा जाएगा। तो बड़ा दुश्वार हो गया था पीपल्स पार्टी के लिए कि नसीरुल्लाह बाबर साहब तो हयात थे, लेकिन नसीरुल्लाह बाबर साहब तक जो मैंने मैसेज पहुंचाया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मैंने कहा जी वो एमक्यूएम के साथ मामला हो गए, तो वो खुद समझ गए, वो साइड पे हो गए थे। तो ये तरामीम अदालत रियासत है, असल इशू रियासत है, टेररिज्म है, फॉरेन पॉलिसी है, इसमें जो है वो आपकी इकोनॉमी है, अकाउंटेबिलिटी आपने कैसे करनी है। मेरा अपना जो थोड़ी सी इतना है, वो शहबाज शरीफ साहब एक लचकदार मौक़िफ़ इस पे रखते हैं, अगर उन तक कोई बात आती भी है वो लचकदार मौक़िफ़ रखते हैं, और अगर कोई ऐसी बात होती है तो नवाज शरीफ साहब को भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मतलब आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब कभी कोई इतना कोई हॉकिश रवैया नहीं है। माजी में उन्होंने भी अप्स एंड डाउन देखे हैं पॉलिटिक्स के, और वो भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो मेरे ख्याल से उसको इंडोर्स करेंगे, आगे लेके चलेंगे। मैंने कल भी बात की थी कि मुशाहिद हुसैन साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के लोग भी राब्ते में हैं। अब देखिए मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ भी बहुत से लोग राब्ते में हैं, और आने वाले दिनों में ये मुफाहमत की बात जो है ये आपको लबो लहजे में भी नजर आएगी, तल्ख गुफ्तगू भी कम होती नजर आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मामला जो हैं वो मुफाहमत की तरफ जाने चाहिए। इसको कोई डील का नाम ना दे, इसको कोई जो है वो उनका लोगों का काम होता है ना यू टर्न, ओ भाई यू टर्न किसने नहीं लिया, किसने यू टर्न नहीं लिया माजी में, वो जरा बताए। अगर खान साहब एक बड़ी सियासी जमात को, जिसके बहुत ज्यादा वोटर्स हैं पूरी दुनिया में, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, अगर उनके रियासती इदारों के साथ मामला को बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो डील तो नहीं है, फौज तो सबकी है और अदालतें भी सबकी हैं, और रूल ऑफ लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये ऐसी क्या बात होगी कि अगर कोई बर्फ पिघलती है किसी जगह और कोई बातचीत शुरू होती है और पब्लिक डोमेन में अब उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं कि भाई लबो लहजा जो है वो ज़ाहिर है ओपोनेंट्स के बारे में ऐसे ही होगा, और ऐसे ही होता है। और जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी वापस आई थी तो उसमें था कि कुछ लोगों का नाम हमने नहीं लेना, उन्होंने फिर नहीं लिया और ऐसे ऐसे कम भी करते, तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा हो रहा है। और ये जल्द से बस मेरा इसके ऊपर एक थोड़ा सा तहरीक इंसाफ के लोगों से जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मैंने कहा था कि यार ये जल्द से बराए करम ज़रा आप कम करें, और उसका आपका वोट बैंक है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, और बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन ये कि जल्द से, और उसके नतीजे में इस्लामाबाद में कंटेनर्स का लगना और एक केओस क्रिएट होना, और ये सारा उससे हट के जो है वो अब आप देखिए ना उनकी तरफ से मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ आया है, मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ भी आ रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी को कुछ कह रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वही बात जो आप किसी को मुखातिब करके कह रहे हो
मतलब अगर पीपल्स पार्टी की क्या तो किसी के बारे में कोई बात कर रही थी तो वही ख्यालात रखती हो, पता मंदिर में बहुत मामला चल रहे होते हैं, या मुस्लिम नून की क्यादत अगर कोई बात कर रही है तो वो ऐसे मामला पीछे चल रहे हैं। और जमाने जहां तक बात है वो सब एक दूसरे के बारे में जो कुछ कहते रहे माजी में। असल बात यह कि मुल्क सबका है, आगे सबने चलना है, और बातचीत अगर मुफाहमत होती है तो बहुत अच्छा है। उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग भी प्रॉपर इन मुज़ाकरात को सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं। कुछ लोग आने वाले दिनों में वो भी बात करेंगे। उनकी तरफ से भी हॉकिश लाइन नहीं ली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कुछ शख्सियात हैं, वो भी इस मुफाहमती अमल का या मुल्क को आगे लेके चलना है, कैसे चलना, वो भी शरीक हैं। और ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मामलात हैं कि एपी में हुकूमत है पूरी, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अब ये बात बड़ी अच्छी है, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात है तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कैसे मुल्क चलेगा, मुल्क तो सबका है। तो आज बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और इसमें क्वेटा में अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। जो लोग वहाँ से गए, जानों से गए, लेकिन ये है कि इसको ये वो इशू है जो हमारा मुल्क का इशू है और जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और ये है कि इसको ज़ाहिर है कि अब ये क्योटिक दुनिया है, जो मैंने कल भी बात की, सिर्फ क्योटिक दुनिया में तो इस्टेब्लिशमेंट्स तो फ्लूइड होती हैं ना हमेशा। देखिए वो तो इस्टेब्लिशमेंट एक फ्लूइड वर्ड है, मतलब फ्लूइड है, मतलब वो पर्सनैलिटीज नहीं है, वो मतलब पॉलिसी शिफ्ट आ गया, वो आगे पीछे, वो फ्लूइड है इस्टेब्लिशमेंट। जुडिशरी भी उसका हिस्सा है इस्टेब्लिश, तो उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी तो वो तो एक फ्लूइड है ना। कोई प्राइम मिनिस्टर आ गया, कोई चीज हुई, आगे दुनिया के हालात तब्दील हुए, ऐसे वो तो एक फ्लूइड है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें भी जो मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं ना, मैच्योर, वो समझते हैं इन अप एंड डाउन। आप देखें ना शाहिद खान अब्बासी साहब, मैंने शहबाज शरीफ साहब की बात की, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आप देखें मदम ले जाए उनका। इसहाक डार साहब, इवन आप उन पे 100 हम भी तनकीद करते हैं, दोस्तियां भी हमारी बड़ी अच्छी रही हैं उनसे, अभी भी हैं लेकिन ये है कि वो कभी हॉकिश रवैया उनका नहीं होता। तो ये कुछ इश्यूज पे मेरा ख्याल है कमिंग डेज के अंदर जो है वो अगर मामला तय होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये को ट्रम्प को नहीं दे रहे हम कि ट्रम्प की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ये बात पहले से हो रही थी, ये तो पहले से बात चल रही थी। और उसमें जो है ये बहुत अच्छा है कि अली अमीन गंडापुर के साथ अगर मोहसिन नकवी साहब का रब्ता होता है, और मोहसिन नकवी साहब जो है वो बात करते हैं। जब बीबी वापस आ रही थी तो इत्तेफाक से उनके साथ एक जो मुलाकात हुई थी, मैं उसकी यहाँ तफसील नहीं बयान करना चाह रहा, लेकिन नाहिद खान साहब जानती हैं, उसमें इत्तेफाक से मैं और मोहसिन नकवी साहब साथ थे। बड़ी आखिरी बात जो हो रही थी मुल्क में वापस कैसे आना है। इसी तरह से मियाँ साहब की जब वापसी हुई थी तो भी हमें इल्म है कि कैसे मामला चले थे। वो डील नहीं थी, वो ये था कि भाई क़यादत को किसी तरह से वापस आके जो है वो हिस्सा बनना चाहिए उसका पॉलिटिकल प्रोसेस का, और वो हिस्सा बने थे। तब जो लोग तो आगे चले गए। अब आज मैं सुन रहा था कि भाई वो ये बरतानिया में जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के, ये तो बात अब या तो उनको पता ही नहीं है कि नीचे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, या वो शायद उसी मोमेंटम में है, या वो मतलब देखिए जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है, अली जफर साहब हो गए या सलमान अकरम राजा हो गए, वकास अकरम साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, आपस में इनकी चलते रहते हैं मुख्तलिफ बातें सारी, लेकिन ये सारे जो लोग हैं ये ग्राउंड पे रह के मामला को बेहतर समझते। बाहर के मुल्क में जाके अगर आप उनका लॉ तोड़ेंगे तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे को फायदा तो नहीं होने जा रहा, ना आपका होगा, ना मुल्क का होगा, ना आपकी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, किसी का भी। तो ये जो है इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से देखना चाहिए। मुजाहिरे वगैरह जो कहते हैं ना पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस, ये वो अलग है, लेकिन आप अगर कानून को हाथ में लेंगे तो मुझे अफसोस हुआ आज जब मैंने खबर सुबह पढ़ी। मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करेंगे कि इसमें थोड़ा सा ज़रा देखें, अगर ये मामला को थोड़ा ख़त्म किया जा सकता है तो बेहतर है, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता। देखते हैं, बहरहाल मैं उसमें कोई अपने कमेंट्स नहीं देना चाह रहा। बस ये बात है कि एक मुफाहमत जो है बातचीत आगे जा रही है और खान साहब के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ, और वो इससे पहले से हो रही है। ये तो बात का इशू है ना, ट्रम्प तो अभी आया है ना, ये तो ट्रम्प को क्रेडिट, ये तो पहले से बात हो रही है ना। और वो जिरगे में तो बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आई थी बात, जो कौमी जिरगा हुआ था, तो उसमें जो है वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मौलाना साहब का भी रोल था उसमें तहरीक इंसाफ का वोट बैंक, अली अमीन गंडापुर भी थे और बाकी लोग भी थे। अब जाहिर है कि वो जो है वो फिर ऐसे मौके पे ही होता है कि जो हुकूमत सेट में लोग होते हैं वो एकदम से उनको नहीं पता होता एक्चुअली। मैंने आपसे कहा ना कि वह हकीकत में नहीं पता होता उन्हें,
मतलब खान साहब को नहीं पता था आगे पीटीएम से बातचीत, उनको बहुत आखिर में पता। शौकत अजीज साहब को पता ही नहीं था कि कोई मुशर्रफ साहब की मुलाकात हो रही है, मतलब उनको तस्वुर में भी नहीं था कि ऐसा होगा। और ये जो मतलब मैंने आपसे कहा ना कि वो जो जो मैच्योर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको इल्म होता है सिर्फ, या वो तरीके के साथ उसको हैंडल करके आगे चल रहे होते हैं। लेकिन ये है कि इनसे पूछ के तो एक सेटअप से पूछ के थोड़ी बात एस्टेब्लिशमेंट्स कर रही होती हैं, मुख्तलिफ शख्सियात कर रही होती हैं, तो वो तो फिर उसका वो तो पब्लिक डोमेन में चीज आनी शुरू हो जाती है ना, जब उसकी बातचीत चल रही है। बात अब ये जितने मतलब मैं ये देख रहा था हमारे बड़े जिसने एक दो क्लिप भेजा मेरे को, मैं चीज देना चाह रहा था वो जी, वो खान साहब का अपना बयानिया दम तोड़ देगा वो, ओ भाई वो मियाँ साहब को क्या बयानिया था, छोड़ देना आप। तो या पीपल्स पार्टी का क्या बयानिया होता था, छोड़ दें। एक हुकूमत में जब आप होते हैं, आप उससे सेटअप के अंदर जो है वो अपने काम करना होता है। पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, इनको आपस में कशीदगी कम करनी चाहिए। मेरा तो ख्याल ये है कि नेक्टा को फाल कर देना चाहिए फौरी तौर पे, नेक्टा फाल हो और उसके ऊपर एक कोई नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग ऐसी कॉल हो जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो शरीक हों उसमें। और ये दो तीन मामला पे तो फौरी तौर पे, जिसमें एक मामला तो दहशतगर्दी है, एक इसमें इकोनॉमी के ऊपर तो यकीनन। अब देखें ना, ये जो बात कर रहे हैं औरंगजेब साहब, तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की इशू तो नहीं है ना, वो तो एक पूरा एक भाई एलीट कैप्चर है इस मुल्क में, तो वो भी इसको भी आगे हमें देखना चाहिए। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो तो हर एक को पता है, इस अरेंजमेंट में अब औरंगजेब साहब कैसे करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इशू ये है कि कुछ मामला पे मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक बेहतरी नजर आएगी और हमें उस बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात है वो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, देखें इस क्योटिक दुनिया में ना अब एक क्योस है हर तरफ, और उसको उसमें से हमें निकलना है। हमारा ख्याल है कि हमारे ही क्योस है, ऐसा नहीं है, ग्लोबल लेवल पे क्योस है। और वो क्योस जो है वो इतनी बड़ी तो जंगें चल रही हैं, और उन जंगों में आप ये देखें ना कि कितने ये अभी तक, यानी आप देखें कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब भी इस वक्त तक उनकी कोशिश है कि वो जाने से पहले ऐसे कोई एग्रीमेंट्स करवा जाएं जिसके नतीजे में जो है वो ये किसी तरह से जंगें खत्म हो। अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, हालांकि वो इलेक्शन हार गए, हालांकि वो जो है वो जाहिर है कि अब ट्रम्प जो है वो वहां पे मुख्तलिफ फैसले कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनकी मजीद टीम सामने आ जाएगी। लेकिन ये है कि अभी तक उनकी पूरी कोशिश है, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले एक या दो रोज में जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन के दरमियान जो मुलाकातें होने जा रही हैं अगले चंद दिनों में, यानी एक तो होने जा रही है ना पेरो के अंदर, पेरो में मुलाकात होने जा रही है जो एशिया पैसिफिक, यानी आप जरा देखें कि शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन। अच्छा, अब ट्रम्प कहाँ है दरमियान में, मुझे नहीं पता, दरमियान में कहीं ट्रम्प कहीं देख रहे होंगे ना कि भाई ये क्या बात हो रही है। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की एक वहां मुलाकात है और G20 में मुलाकात है ब्राजील में, दो मुलाकातें बैक टू बैक हो रही है। अब मुझे बताएं कि एक तरफ जंग भी है, एक तरफ बात भी हो रही है, ताकतें मिल रही हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं, एंगेज कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं भाई हमने कैसे आगे जाना है। हमें अपने मुल्क के अंदर जो है ये मतलब फरोई मामला में पड़े हुए बदकिस्मती के साथ, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है जो मैंने कल भी बात की थी, बाकी नुकसान भी हो रहा है। तो इसको मेरा ख्याल है अब जरा हम इसको, ये टेम्परेचर जो है ना ये ठंडा होगा। और आप देखें अदालतों में भी अचानक थोड़ी सी कुछ केसेस पोस्टपोन हो रहे हैं, कुछ चीजें आगे जा रही हैं, कुछ तरमीम चैलेंज हो रही हैं, कुछ मामला जो है वो मतलब उधर भी जो है वो आपको जरा थोड़ा सा थोड़ी ठंडक ही नजर आएगी ये चंद दिनों में पिछले जो कुछ हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो और ये बातचीत आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, खान साहब मेरे ख्याल से इंगेज हैं इस वक्त पॉलिटिकली, और आप बाकी छोड़ दें वो जो ने बात की है ना ट्रम्प के हवाले से, तो वो तो छोड़ दें बात। लेकिन ये कि वो ट्रम्प का इशू नहीं है, इशू ये है कि मुल्क के अंदर उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो तमाम जो है वो लोग इंगेज हैं, जो संजीदा लोग हैं, पार्टी के संजीदा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जब उनको होना भी चाहिए। दूसरी जो बात है, आप देखिए ना कि अब ट्रम्प जो है वो क्या सोच रहे हैं बैठे हुए, ट्रम्प जो है वो क्या सोच रहे हैं कि भाई बाइडेन और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हो रही है, और जो
रशिया है वो उनकी तरफ से ऐलान हुआ है कि जी हम अपना एक आदमी अगले चंद दिनों में अपॉइंट कर देंगे और वो होगा जो हमारा सफीर अमेरिका में रशिया का सफीर अपॉइंट उन्होंने कहा है कि हम करेंगे चंद दिनों में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं कि अपना उनका एम्बेसडर अपॉइंट होगा वहां पे इस पूरी पिक्चर में। अच्छा, इसी तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 2-3 मामलात को तय करना चाह रही है जाने से पहले, ताकि ये जो इंप्रेशन है कि भाई एक तो ये है कि नैन्सी पेलोसी ने बड़ा कोसा है प्रेसिडेंट बाइडेन को, बहुत कोसा है कि ये आपने क्या किया है। मतलब नैन्सी पेलोसी जाहिर है कि मैंने आपसे कहा ना कि एक तो रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स और एक ट्रम्प की दुनिया, एक अलग दुनिया होगी जो जिस दुनिया के बारे में अगर मैं ये देखे ना, एक बड़ी जबरदस्त किताब आई थी बॉब वुडवर्ड की और उनके साथ कोस्टा की एक किताब थी जर्ल के नाम से। तो अब उसमें जो है वो जो किताब है, अगर उस किताब को देखें तो उस किताब में जो है वो ये बयान करते हैं कि उस वक्त के जो चेयरमैन जॉइंट थे, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किताब है और वो किताब मैं जो कि ट्रैवल में हूँ मेरे पास नहीं, लेकिन अगर वो उसको हम दिखा सके वो है उसमें जो है वो उन्होंने मेंशन किया था जी, उसमें मेंशन किया था उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि ये जो उस वक्त के जो चेयरमैन जॉइंट थे, उस वक्त के जो चेयरमैन जॉइंट थे, उन्होंने पेंटागन में ये बात डिस्कस करनी शुरू की थी कि जी जो मार्क मिली थे, उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया था कि भाई ये 2000 ये अभी जो इलेक्शन 2020 और 21 के, तो उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया था कि हम कौन सी बात माने ट्रम्प की या कौन सी बात ना माने। अच्छा, ये बात इसलिए दोबारा ज़ेर बहस आ गई है कि CNN ने दोबारा बात की है, सेकंड अगर हम स्लाइड दिखा सकें, कि पेंटागन ऑफिशियल्स डिस्कसिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ट्रम्प इश्यूज, कंट्रोवर्शियल इश्यूज, ऑर्डर्स, क्योंकि उससे पहले वो उस किताब में ये डिस्कस हुआ है कि भाई क्या बॉब वुडवर्ड ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कोई 200 शायद इंटरव्यूज किए हुए हैं उस किताब में, और वो ये कहते हैं कि जी वहां पर ये डिस्कस होना शुरू हुआ कि जी डोमेस्टिकली अगर बल्कि न्यूक्लियर के हवाले से भी बात हुई उस किताब के मुताबिक, तो उसमें यह था कि जी अगर तो अनलॉफुल अहकाम देते हैं ट्रम्प तो हम क्या करेंगे। अब ये बात दोबारा इसलिए डिस्कस हो रही है CNN के मुताबिक, CNN को मैं कोट कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये डोमेस्टिकली ट्रम्प कहते हैं कि हम यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को और बाकी लोगों को हटाने के लिए फौज को लगाते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ये एक बड़ा इशू है जो वहाँ पर अभी से डिस्कस होना शुरू हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि ट्रम्प ने कहा है कि मैं पेंटागन और व्हाइट हाउस का रिलेशन ही सारा डिपेंड करता है कि सेक्रेटरी डिफेंस के तौर पे किसका नाम आता है, और जो भी सेक्रेटरी डिफेंस होंगे, और ट्रम्प ने जो कि कहा है कि मैं आते ही जो है वो जाहिर है कि जी डॉक्टर साहब जी आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाली बात होती है। जी मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज? जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी 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 नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, असद कैसर साहब की जानिब से आज कहा गया था कि जल्द अपोजिशन के साथ मिलकर बड़ा अलायंस बनाने जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन के साथ एक बड़ा अलायंस बनाने जा रही है? मेरा ख्याल है कि ओपोजिशन में तो देखिए महमूद खान अचकज़ई साहब मौजूद हैं ऑलरेडी, इनके साथ अख्तर मेंगल साहब भी जो है साथ तो नहीं है लेकिन एक तरह से अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि अभी आने वाले दिनों में देखें, मुझे अभी इसकी कोई खतोखाल, असल जो बात है वो ये है कि तलखियाँ कम हो रही हैं, और तलखियाँ जो हैं वो कम हो रही हैं, और ये अच्छी बात है कि तलखियाँ कम हो रही हैं। और उन तलखियों को 4-5 इश्यूज के ऊपर वो कहाँ जाती हैं, ये जो 26वीं तरमीम और ये बाकी सारे मामलात हैं, ये मामला जो है इसको जो कहना चाहिए ना कि बगैर पढ़े 2-2 मिनट में चीज़ें साइन हो गई हैं सारी, ये खुद भी मेरे ख्याल से उसको जिन्होंने अप्रूव किया है उन्होंने शायद खुद भी नहीं पढ़ा कि उसमें क्या मुसव्वदों में लिखा हुआ है। अप्रूव करने से पहले अगर हमारे ये अरकान जो है ये खुद पढ़ लेते तो आने वाले दिनों में खुद शायद ये बहुत सारे मसाइल का शिकार ना होते। तो इन्होंने भी बस अंगूठे लगाए हैं उस पर, और आने वाले दिनों में वो मामला अदालत में भी आप देखें तो ग्रेजुअली आपको अदलिया जो है वो भी कुछ फैसले मौखर करते हुए, कुछ आईनी बेंचेस बाद में बनेंगे, कुछ ऐसे आपको मामलात नजर आएंगे जिससे आपको ये एकदम से जो एक्सट्रीम पे एक तलखी थी वो जरा आपको कम होती नजर आएगी।
अच्छा, उसमें ये है कि उसमें देखें, जो मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ कि जो भी कुछ पाकिस्तान में होगा या दुनिया में कहीं पर भी, तो खित्ते और दुनिया के हालात और वाकयात तय करेंगे। अब आप देखें कि 2 जंगें यूक्रेन, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जी। एक तो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात, इटालियन जो प्रेसिडेंट हैं, अब इटालियन प्रेसिडेंट जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं चाइना में, और सर्जियो मतारेला, अच्छा, वो मौजूद है चाइना में शी जिनपिंग के साथ, और 6 रोजा उनका दौरा कंप्लीट हुआ है। और वहां पर जो है वो, जैसे फ्रांस से मैक्रों गए थे, या वहां पर और लोग जाते हैं तो उनको जो चाइना में एक रवायत एक नई बनी है जबरदस्त किस्म की, कि वो उनको गिफ्ट करते हैं ये चांद से लाई हुई जो मिट्टी है, वो उनको 1 ग्राम के करीब वो तोहफा देते हैं, तो वो शी जिनपिंग ने उनको दिया। अच्छा, अब इटली जो है ये उन मुल्कों में से एक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इटली का, क्योंकि इटली जो है वो नेटो का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ईयू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बेल्ट एंड रोड में चला गया था, चाइना के साथ वो एक्सपोर्ट्स अपनी चाहते हैं रखें। अब वो वहां पर कैसे जो है वो आगे कैसे कंटिन्यूटी होती है यूरोप की, नेटो के अंदर ईयू के मुख्तलिफ मुल्क हैं, ये जो कॉल हुई थी जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान कॉल हुई है, आपको जी। इस बात का यकीनन इल्म होगा, पाकिस्तान में बात आ गई होगी जी। कि जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान, लेकिन उस कॉल में वो कॉल मिलाई किसने थी, उस दरमियान में कौन था, इलॉन मस्क। दूसरी जो बात है, मैं आपको ये बताऊं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब एक तो इवेंका ट्रंप का था, जो राट कश्नर का था लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनका बड़ा एक कलीदी किरदार था दोनों का, लेकिन इस दफा गालिबन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा वो उनके बेटे का होगा, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर हैं, जो एरिक के जो भाई, जो इवेंका के भाई हैं, या जो इवाना के बेटे हैं। इवेंका और इवाना में मिक्स ना करें, उनकी वालदा का नाम इवाना था, और जो इनकी बहन है उनका नाम इवेंका है, जेरेड कुशनर जिनके जो है हस्बैंड है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जो है 46 साल, इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा। एक तो ये है कि ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को ये लेकर आए हैं वापस, उनको हेल्थ के अंदर जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जेडी वैंस को लाने में, जेडी वैंस जो कि इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और जेडी वैंस को लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, जेडी वैंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये निक्सन के बाद जो है ये दूसरे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अमेरिका के, उनका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो कैसे मैंने कहा ना कि वो फैमिली के लोग, आसपास के लोग, उनके जो लॉयलिस्ट हैं, इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पेंटागन के साथ रिलेशनशिप इनका है डीप स्टेट का, कि भाई लॉयलिस्ट होने चाहिए या वो होने चाहिए जो मुल्क के लिए काम करें। तो बड़ी अभी ट्रिकी सिचुएशन है। ये जो CNN की रिपोर्ट मैंने पहले कोट की थी कि भाई कैसे ये अपने लॉयलिस्ट लेकर आएंगे, तो फौज में लॉयलिस्ट कैसे आप ला सकते हैं, वो तो ओथ में काम कर रहे हैं, तो वो एक वहां पर सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ट्रम्प 2.0 है, ये ट्रम्प की पहली एडमिनिस्ट्रेशन से ही मुख्तलिफ होगी काफी हद तक। अच्छा, अब लेकिन इस मरहले पे भी प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात, और इस दौरान जो है वो एक तरफ जो है वो चाइना के साथ ट्रंप ने अपनी पॉलिसी बनानी है पूरी, लेकिन अच्छा, इसी तरह से जो कतर में हमास का ऑफिस है उसको बंद करने की बात हो रही है, और उधर से नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर आ रहा है। फाइनल देखिए, 2 लोगों से बात की है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, और मैं इनके भी वो अगर हम दिखा सकें 9th और 10th स्लाइड, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा सके, मैं पूरा पढ़ रहा था। एक तो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से फैसल बिन फरहान से बात हुई है 9th स्लाइड, और दूसरी जो बात हुई है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान से, ओआईसी समिट से पहले ही दोनों कॉल्स हुई हैं, और उसमें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब भी मुकम्मल तौर पे बात कर रही है कि वो जाने से पहले जो है, यानी जब तक मौजूद हैं, तो किसी तरह से ये मशरिक़ वुस्ता के अंदर ये सीज फायर करवा जाएं। हालांकि एक तरह से लेम डक हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये है कि वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं पूरी। मुझे नहीं पता ग्राउंड पे जो शख्सियात मौजूद हैं वो कितना ज्यादा इन कॉल्स को इस वक्त अहमियत दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश उनकी पूरी है कि क्या कतर की तरफ से तो ये बात नहीं आई अभी तक सामने कि क्या वो ऑफिस क्लोज करेंगे नहीं करेंगे। सीरिया में टर्मोइल था 2012 में, तो उनकी क़यादत हमास की शिफ्ट हो गई थी वहां पे, लेकिन इशू ये है कि फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, सोशल अंडर, ये इश्यूज हैं, दुनिया के ग्लोबल इश्यूज हैं, पाकिस्तान का भी ये इशू है जो मैंने बात की थी अनफॉर्चुनेटली कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है,
ये ब्रेन ड्रेन को रोकें, इसको, ये जब तक क्योस रहेगा तो आपकी ना इकोनॉमी ठीक होगी, ना आपका ब्रेन ड्रेन ठीक होगा, और बाहर आपके इलीगल इमिग्रेशन बढ़ती जाएगी। और कितने लोग कहाँ जाएंगे, यूरोप में, अमेरिका में, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर वो इस तरह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा, और फिर दहशतगर्दी दरमियान में, फिर हार्डकोर टेररिज्म है ये मतलब सुसाइडल अटैक होना दोबारा। और ये मेरे ख्याल से नेक्टा को शायद फाल करें, ये मौलाना साहब ने और तहरीक इंसाफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दोनों ने, और जाहिर है कि हमारी स्टेक होल्डर्स एस्टेब्लिशमेंट वो भी ऑन बोर्ड थी जब ये जिरगा वगैरह हुआ सारा। और अभी भी उनको ये, अगर इसको मुलतवी करें, कुछ देखें, आज जलसा हो रहा था, अगर वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का हो जाता मसला, तो इतनी चेकिंग तो नहीं हो सकती हर जगह पॉसिबली। मौलाना साहब पे खुद अटैक्स होते रहे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो उससे हटके अगर थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर आ जाएं सारे, तो ये बातचीत आगे बढ़ेगी। जो मैंने आपसे कहा कि इसमें जो इसको, ये डील नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल डील नहीं है, ये एक बातचीत है, इसको बातचीत कहा जाए। मियां साहब वापस आए थे पाकिस्तान में, तो क्या हम ये तो नहीं कहेंगे ना डील करके वापस, ठीक है, ओपोनेंट, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स उनके कहेंगे, लेकिन एक तरह से बातचीत ही चली थी ना, तो वो वापस आए, ठीक है ना। इसी तरह से एक जी बातचीत ही डॉक्टर चली साहब। थी जो 2007 में सामने आई, और मैंने कहा ना क्रॉस फायर में लोग अदालत क्रॉस फायर में आ गई, जब अंदाजा लगे डोगर, और फिर अदालत में, मैं आपको सिर्फ एक आखिरी बात क्लोज करता हूँ प्रोग्राम, कि जब अदालत बहाल हुई ना, ये जी इफ्तिखार चौधरी साहब की मौजूदा अदालत, जिसने जन्म लिया उस अदालत से, तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात तय हुई थी कि जी डोगर साहब की कोर्ट तो गलत है, लेकिन उनके फैसले दुरुस्त हैं। यानी अगर वो फैसले रिवर्ट हो जाते तो फिर तो जरदारी साहब ने इशू जो हलफ उठाया हुआ था अब्दुल हमीद डोगर साहब से। और हमारे यहाँ चीफ जस्टिस का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होता है, क्योंकि सदर से वो हलफ उठाते हैं, सदर फिर चीफ जस्टिस हलफ उठाता है। तो एनीवे, तो वो जो है वो उस वक्त तो जरदारी साहब ने हलफ, डोगर साहब से पता चला कि डोगर साहब का नाम ही नहीं है, लेकिन उनके फैसले जो हैं वो ठीक हैं। तो फिर वो आगे इस तरह पूरी कोर्ट उड़ गई थी। आप इमेजिन करें, जज पूरे ऊपर से नीचे जज ही क्रॉस फायर में आगे फारे हो गए थे। तो जब मामला बढ़ते हैं आगे, तो उसमें जो है वो फिर क्रॉस फायर में लोग आ जाते हैं बहुत सारे दरमियान में। तो मध्यम मध्यम चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से मफाहमत की अगर बात कहीं होती है तो उसको, वो अच्छा है, सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स अगर सारे बैठते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, हाँ, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर समझौता नहीं होना चाहिए। लूटी हुई दौलत वापस लाए। लूटी हुई दौलत जब तक मुल्क से बाहर पड़ी रहेगी, पैसा लूटा हुआ बाहर पड़ा रहेगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी। अगर करप्ट अनासिर को कोई वो किसी भी पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं, और वो उसके बाद उसको एक लीगल हैसियत दे दी जाती है, बदकिस्मती के साथ जो हुआ, तो कभी मईशत कभी ठीक नहीं होगी। चाहे औरंगजेब साहब आ जाए, चाहे कोई आ जाए, कोई जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जाहिर है औरंगजेब साहब तो कह रहे हैं ना एलीट कैप्चर, एलीट का नाम बताएं ना जरा, 100 200 जी 50 500 हजार लोगों का नाम तो बताएं जरा, कौन है एलीट। तो मतलब एलीट तो वही है जो कि मतलब है कि कौन एलीट, नाम बताएंगे औरंगजेब साहब। तो मेरे ख्याल से बात ये सारी कि ये एलीट कैप्चर को खत्म करना है, तो कितनी देर तक आप आईएमएफ के डेलीगेशन आते रहेंगे और यहाँ पे करते रहेंगे, हमें इस जाले से निकलना होगा। और अगर कहीं बात अच्छी होती है मुज़ाकरात के नतीजे में, जैसे हो रही है इस वक्त, और यकीनन शहबाज शरीफ साहब, मैंने कहा ना शहबाज शरीफ साहब को भी, बाकी लोग मुनासिब गुफ्तगू करते हैं सारे, और इंडोर्स भी करते हैं इन सारी चीजों को। अगर उनको पता भी चले कि बातचीत हो रही, तो शहबाज शरीफ साहब बहुत सॉफ्ट होंगे उस पर, इवन इसहाक डार साहब भी बहुत सॉफ्ट होंगे, मियां साहब भी, वो जाहिर है उनको है कि वो 2017 में क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। लेकिन ये कि वो ये जिस तरह से सारा अरेंजमेंट चल रहा है, ये अरेंजमेंट मेरे ख्याल से खुद चूंकि इस वक्त अब इस अरेंजमेंट को जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं, वो ना मियां साहब का जिक्र कर रहे हैं, ना वो पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप रहे हैं। कैसे हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेगी बात, वो तो देखेगा। वो भाई, जब होते हैं मामला तो हो जाते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे समय रेसलिंग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने